अभी हम आपको शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को देंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लें शुरू से आखिर तक तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर भोजन जो हम लोग करते हैं क्यों करते हैं, यह भोजन कहां से कहां तक जाता है और शरीर में इस भोजन का उपयोग किस तरह से होता है और आखिर क्या कारण है कि रंग बिरंगे हम भोजन खाते हैं लेकिन अंत में पीलापन ही क्यों निकलता है वो पचा भोजन। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर भोजन कहां पर कितना समय तक ठहरता है और हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग ऐसा है जो कि आहार नाल का हिस्सा तो है परंतु उसमें पाचन नहीं होता है और किसमें पूर्ण रूप से पाचन होता है और किसमें थोड़ा सा पाचन होता है। आखिर हमारे शरीर में भोजन किस तरह से गति करके किस अंग से कहां तक जाते हैं उसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह निश्चित रूप से कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं छोड़िएगा। प्रश्न को देखते ही आप यह आसानी से बता दीजिएगा कि आखिर भोजन मुख में कहां से कहां गया और कितना देर तक कहां पर ठहरा। और यही चीज हम आपको बहुत बढ़िया समझाने के लिए विभिन्न इमेजों का सहारा ले रहे हैं। और इस वीडियो को यदि देख लें शुरू से आखिर तक सच में कहते हैं आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए भोजन का पाचन क्या होता है। क्योंकि आहार नाल के बारे में यदि बता रहे हैं तो आहार नाल में तो मुख्यतः भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि भोजन का पाचन क्या है। पता है हमारे शरीर में भोजन जब टूटता है, टुकड़े टुकड़े में बंटता है तो उसी क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। जैसे हम कोई भी फल मुंह में लेते हैं तो दांत उसे तोड़ना शुरू कर देता है और यही टुकड़े टुकड़े में अनाज बंटने की क्रिया को हम भोजन का पाचन कहते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है और विभिन्न अंगों से होते हुए अंततः बड़ी आंत में जाकर के या अपचा भोजन के रूप में ठहर जाते हैं या फिर वहां से फिर निकल जाते हैं। अर्थात यह मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वह शुरू होता है मुख गुहा से। मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तो आपको यह बात बढ़िया से ध्यान में याद रखना है कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। कहां से? मुख गुहा से। मुख मतलब मुंह हुआ, गुहा मतलब खाली स्थान। हाँ, ये जो देख पा रहे हैं मुख का खाली स्थान इसी को कहते हैं मुख गुहा। यहीं से भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा से भोजन मुख गुहा से भोजन ग्रास नली के माध्यम से पेट में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पेट में। और फिर पेट से भोजन छोटी आंत में चले आते हैं, फिर वह बड़ी आंत में आते हैं और कुछ समय तक यहाँ पर रहने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं वो पचा भोजन के रूप में। फिर से देखिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से अमाशय में आता है, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत में। अब इसी को हम बारी बारी से आपको समझाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। मनुष्य में आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला है मुख गुहा। मुख गुहा से पाचन की क्रिया शुरू होते हैं। उसके बाद मुख गुहा से भोजन आ जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली से भोजन आ जाता है अमाशय में, अमाशय जिसे हम पेट भी कहते हैं, अमाशय से भोजन आ जाता है छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में और फिर छोटी आंत से भोजन आ जाता है बड़ी आंत या बृहदांत में। अर्थात यह मनुष्य में पाचन की क्रिया हुआ शुरू मुख गुहा से और पाचन की पूर्ण क्रिया पता है होती है छोटी आंत में, बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। इसी चीज को थोड़ा और गहराई से क्लियर करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुख
मुख गुहा। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में होता है जीभ और दांत, जीभ और दांत। वही जीभ जिसके माध्यम से हम भोजन से स्वाद ग्रहण करते हैं। पता है, जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम स्वाद कलियों कहते हैं। देखिए, अभी हम बताएं, मनुष्य के मुख में पाए जाते हैं जीभ और दांत, जीभ और दांत। दांत के बारे में चर्चा करें तो मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। और जबकि जीभ के बारे में पता होगा, हमारे मुख में जिह्वा केवल एक है। जिह्वा के बारे में चर्चा करें तो जिह्वा एक तरह से मांसल संरचना है। जिह्वा कैसी संरचना है? मांसल संरचना है। जिह्वा के ऊपर छोटे 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 अंकुर होते हैं जिसे हम स्वाद कलियों कहते हैं। इसी स्वाद कलियों के माध्यम से हम भोजन से स्वाद ग्रहण करते हैं। एक बार सोचिएगा तो आपको ऐसा लगेगा, हम जो दाल भात सब्जी विभिन्न प्रकार का खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्या सिर्फ पेट भरने के लिए? नहीं, उससे स्वाद भी ग्रहण करने के लिए खाते हैं। खुद से सोचिए, आप मेला गए हैं, वहां एक जगह दाल भात सब्जी बिक रहा है, हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ बिकता है मेला में दाल भात सब्जी। चलिए मान लेते हैं नहीं मिलता है, लेकिन मुफ्त में तो खिलाया जाता है ना वहां के संस्था के द्वारा। तो एक तरफ दाल भात सब्जी है और दूसरा तरफ आपको कह दे फ्री में ही मिल रहा है दाल भात सब्जी, और दूसरा तरफ मिल रहा है हलवा पूरी कचौरी, और एक तरफ मिल रहा है चाउमीन चाट। हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे चाउमीन चाट को खाना। क्यों? क्योंकि पेट तो हम जानते हैं सभी से भर जाएगा, लेकिन चाउमीन चाट इससे स्वादिष्ट शायद उनको ज्यादा आता होगा। अर्थात यह हम उस भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं जिससे स्वाद अच्छा आता है। तो जिह्वा पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम स्वाद कलियों कहते हैं। पता है, कभी कभी गर्म चाय पीने पर यह स्वाद कलियों जल जाते हैं, और जिसके कारण से 2 से 3 दिन हमें भोजन ठीक नहीं लगता है, उससे स्वाद ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर जब तक कि यहाँ पर नए नए अंकुर ना आ जाए तब तक भोजन का स्वाद बेकार जैसा लगता है। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि जीभ मांसल संरचना है, अर्थात मांस का बना होता है, इसमें एक भी हड्डी उड्डी नहीं रहता है। और जिह्वा के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम स्वाद कलियों कहते हैं। यदि मनुष्य के मुख के बारे में और चर्चा करें तो मनुष्य के मुख में जिह्वा के साथ साथ दांत भी पाए जाते हैं। हमारे मुख में पता है कि बड़े हैं तो 32 दांत होंगे। अब यह नहीं कह सकते कि बच्चा है तो उसके मुख में 32 दांत, नहीं। एक स्वस्थ मनुष्य जो कि 25 से 30 वर्ष के हो चुके रहेंगे, निश्चित रूप से उनके मुख में 32 दांत आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बशर्ते उनका दांत टूटा ना रहे। देखिए, दांतों के बारे में यदि चर्चा करें तो दांत को 4 भागों में वर्णन या अध्ययन के लिए बांटा गया है। पहला है कृंतक, जिसे हम कर्तनक कहते हैं। कृंतक जिसे हम कर्तनक कहते हैं, यह जो आगे का 1 2 3 4 दांत दिख रहा है नीचे और 4 दांत ऊपर या आगे का, इसी को कृंतक या कर्तनक कहते हैं। या 4 ठो नीचे होता है, 4 गो ऊपर, कुल दांत यह होता है 8। उसके बाद यह कृंतक के बाद इधर होता है 2 ठो नीचे 2 गो ऊपर भेदक। पता है, यह मांसाहारी में लंबे लंबे होते हैं, भेदक वाला दांत। अब देखिएगा कुत्ता के पास काफी लंबा होता है, बिल्ली सबके भी पास लंबा देख सकते हैं। तो भेदक जिसे हम रदनक कहते हैं, यह 2 ठो नीचे होता है और 2 गो ऊपर, 4 कुल यहां तक हो गया। 8 नीचे कृंतक और 4 रदनक या भेदक। इस तरह से 8 4 12। और पता है, पीछे में जो होता है उसे कहते हैं चर्वनक, और पीछे के ठीक आगे जो होता है उसे कहते हैं अग्र चर्वनक। अग्र चर्वनक 2 ठो राइट साइड में होता है, 2 गो लेफ्ट साइड में, कुल 4 हुआ नीचे और 4 ऊपर, 8 दांत होता है अग्र चर्वनक। बाकी बात पीछे जो है चर्वनक, 3 गो लेफ्ट साइड में, 3 गो राइट साइड में, 3 गो लेफ्ट, 3 3 6 6 6 12। इस तरह से आप देख पाए होंगे कि 12 8 20 20 और 12 32 दांत हमारे मुख में होते हैं।
दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर से देखिए, आगे जो है यह है कृंतक या कर्तनक, इसका काम है किसी भी भोज पदार्थों को काटना। फिर होता है भेदक, जिसे हम रदनक कहते हैं, इसका काम है चीरना या फाड़ना, गन्ना को शायद चीरे होंगे। और चर्वनक, अग्र चर्वनक और चर्वनक का काम है भोजन को पीसना या महीन करना, पीसना या चबाना। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि हमारे मुख में दांत, मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं, लेकिन इसी जगह पर याद रखना है हमारे मुख में लार ग्रंथियों भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लार ग्रंथि। देखिए, यह जो देख रहे हैं यह लार ग्रंथि है, वही लार ग्रंथि जिससे कि लार उत्पन्न होता है। सोचिएगा लार कहाँ उत्पन्न होता है? आपके मुंह में पानी जैसा होगा अभी भी, वही लार है। पता है यह बेकार का चीज नहीं है, बहुत लाभदायक है। बस अंतर यही है कि मुंह में है तो इसको धीरे धीरे घोट रहे होंगे, और बाहर जब फेंकते हैं दूसरा तो दूसरा हम भी नफरत करने लगते हैं, यह सोच करके यह थूक है। नहीं, यह हमारे लिए उपयोगी है। अब ये नहीं कि बाहर फेंके हैं तो वह उपयोगी है, उसका उपयोग करना चाहिए, वह छोड़ दीजिए। लेकिन मुख में है तो वह उपयोगी है। हमारे मुख में लार ग्रंथियों पाए जाते हैं। कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो जबड़ा देख रहे हैं, जबड़ा के ठीक नीचे यानी कि दांत के ठीक नीचे यहां पर होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। कौन सा? सबलिंगुअल ग्रंथि, जबड़े के नीचे। उसके बाद इधर जो देख रहे हैं जीभ है ना, जिह्वा के ठीक नीचे होता है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल सबमेंडिबुलर। और कान के ठीक आगे होता है पेरोटिड ग्रंथि। फिर से देखिए, पेरोटिड जो कि कान के ठीक सामने होते हैं, कान के ठीक सामने होते हैं। सब मैंडिबुलर जो है जबड़े के जो दांत है, ये दांत लाइन कतार में है ना, इसी को जबड़ा कहते हैं, जबड़ा के ठीक नीचे पाए जाते हैं। जबकि सब लिंगुअल या जिह्वा के ठीक नीचे होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। लार ग्रंथि का काम है लार का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? लार का निर्माण करना। लार के बारे में चर्चा करें तो लार में 99% जल होता है। लार में पानी कितना प्रतिशत होता है? 99%। ऐसे आपका यदि लार गिर रहा है या गिरेगा या गिराइएगा तो उसमें पाइएगा कि 99% जल है। और एक बात, ज्यादा से ज्यादा लार जो है बच्चों में बनते हैं। अब देखिएगा किसी किसी बच्चों के मुख में इतना अधिक लार बनते हैं कि उसके मुंह से चूते रह जाता है और उनका कपड़ा भी गीला सा प्रतीत होता है। जबकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस समय लार थोड़ा कम बनने लगते हैं। और सोने के टाइम में लार नहीं बनता है, यदि कभी कभी बनता भी है तो हल्का मात्रा में। क्योंकि आप देखे होंगे कभी कभी कोई सोया हुआ है और थोड़ा सा टपक जाता है तो हल्का फुल्का बनता है। ऐसा नहीं कर सकते सर इतना लार गिरा कि पूरा बिछौने तित गया, नहीं। और सोने के टाइम में नहीं बनता है लार। इस कारण से हम यह पाते हैं कि सुबह जब जगते हैं तो मुंह थोड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि रात भर लार बना नहीं है। लार पता है हमारे मुख को, दांत को साफ बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। जबकि दिन भर लार बनाते हैं और बहुत सारी चीज खाते पीते भी रहते हैं, फिर भी कोई परेशानी नहीं होता है, क्योंकि लार दांतों को या मुख को साफ करते रहते हैं। तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। लार के बारे में चर्चा करें तो लार में 99% जल होता है। 1% जो बचा इसमें प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, इलेक्ट्रोलाइटस होता है, बलगम होता है और जीवाणुरोधी यौगिक होता है। कहेगा सर इनका क्या क्या उपयोग है? तो सुनिए, प्रोटीन के बारे में हो सकता है आपको पता होगा या नहीं भी पता है। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होते हैं। अब कहेगा थोड़ा समझाइए। देखिए, यदि आप बाइक चला रहे हैं तो कम से कम 2 चक्का की जरूरत पड़ता है ना। साइकिल चला रहे हैं तो उसमें कितना पहिया होना चाहिए? 2 पहिया। 1 पहिया पर चलेगा क्या? नहीं। हाँ, जादूगर से बला चला लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन
चलाना संभव हम लोगों से नहीं है एक पहिया पर। तो जैसे कि साइकिल को चलाने के लिए दो पहिया होना चाहिए, उसी तरह से हमारे इस शरीर रूपी पहिया को चलाने के लिए 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। और पता है भोजन जो खाते हैं ना, उससे 10 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, प्राप्त होते हैं हमें, और 10 प्रकार के शरीर में बनता है। अर्थात यह हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। कहेगा सर प्रोटीन कहाँ बनता है? तो सुनिए, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। कहेगा सर राइबोसोम क्या है? बारी बारी से हम बता रहे हैं आपको। हमारा जो शरीर बना है ना, विभिन्न कोशिकाओं से बना है, विभिन्न कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से। एक उंगली में ना जाने लाखों कोशिका होंगे। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में, ये बीच वाला भाग केंद्र कहलाता है, प्रत्येक कोशिका के केंद्र में जो होते हैं संरचना, उसी को राइबोसोम कहते हैं। कोशिकाओं के केंद्र में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात यह हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है वह कोशिका के राइबोसोम में या केंद्र में। और हमारे शरीर में कुल कितने प्रोटीन बनते हैं? 20 बनते हैं। और 10 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। और 10 कहां से प्राप्त करते हैं? भोजन से। तो प्रोटीन जो कि हमारे शरीर को सुडौल प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। एंजाइम जिसे हार्मोन्स कहते हैं, इसका काम है भोजन को तोड़ना। पता है मुख में आप कोई भी मुरही या चुरा लीजिए, देखिएगा लार धीरे धीरे उसको गलाने लगता है, अर्थात तोड़ने लगता है। एंजाइम जिसे हम हार्मोन कहते हैं, यह भोजन को तोड़ता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं पाचन की क्रिया प्रारंभ करना। पाचन की क्रिया प्रारंभ यही लार करता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है, इस कारण से हम यह कहते हैं मुख में भोजन की पाचन क्रिया शुरू होता है। यदि आपसे कहे ना आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया शुरू होते हैं, कहेगा मुख में। और एक बात, मुख में फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। कहेगा सर कैसे? दांत से जब हम तोड़ते हैं ना, वह फिजिकल अभिक्रिया हुआ, यानी कि भौतिक अभिक्रिया। और जब लार उसमें मिल करके एंजाइम के माध्यम से भोजन टूटता है, वह केमिकल हुआ। अर्थात भोजन का मुंह में चबाना फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन होता है। तो प्रोटीन, एंजाइम, फिर है इलेक्ट्रोलाइटस। इलेक्ट्रोलाइटस का काम है दांत को साफ रखना। हमारा जो दांत है एकदम साफ सुथरा रहता है, दिन भर बहुत सारा चीज खाते हैं, फिर भी दांतों पर यदि बैक्टीरिया सब नहीं बैठने देते हैं, जी हानिकारक बैक्टीरिया, तो उसमें काफी योगदान होता है इलेक्ट्रोलाइटस का। इलेक्ट्रोलाइटस का काम है दांतों की साफ सफाई करके रखना। बलगम भी पाया जाता है लार में। पता है बलगम जिसे हम म्यूकस भी कहते हैं, म्यूकस समझते हैं ना, ये जो निकलता है नंग से, म्यूकस जिसे श्लेष्मा भी कहते हैं। बलगम का काम है मुंह और गले को चिकनाहट बनाना। मुंह और गले को चिकनाहट बनाना। सोचिए चिकना नहीं रहेगा, कोनो भोजन यहाँ रखे यही अटकल रह जाएगा। वह चिकना बना करके इसलिए रखता है ताकि भोजन अटके ना, अंदर अच्छा से चला जाए। जीवाणुरोधी यौगिक, लार में जीवाणुरोधी यौगिक पाए जाते हैं, जो कि हल्के फल्के दमदार जो होते हैं जीवाणु, उसको मुंह में ही मार देते हैं। अर्थात यह हम भोजन के दौरान यदि कोई जीवाणु खा लेते हैं, यदि नॉर्मल जीवाणु है तो उसको यह लार मार देता है। आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, और तीनों जोड़ी लार ग्रंथि मिल लार का निर्माण करते हैं। लार में 99% जल पाए जाते हैं, और 1% में प्रोटीन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइटस, बलगम जीवाणुरोधी होता है। और अलग अलग का थोड़ा कम अलग अलग होता है। तो अब थोड़ा सा सोच के देखिए, भोजन के पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख में क्या पाया जाता है? मुख गुहा में क्या पाया जाता है? दांत और जीभ। और लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुंह में ही पाया जाता है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। अब आगे इससे बढ़ते हैं। देखिए मुख से भोजन आ जाता है ग्रास नली में। किसमें आ जाता है मुख से भोजन? ग्रास नली में। ग्रास नली के बारे में चर्चा करें तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक, छाती के थोड़ा नीचे तक फैला होता है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, तब
तो इसमें सिर्फ कर्म कुंचन होता है। कहेगा कर्म कुंचन क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है लगातार, कर्म का अर्थ क्या होता है? लगातार। जबकि आकुचन, यहां पर है ना आकुचन, आकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, अर्थात इसमें फैलाव और सिकुड़न होता है, और इसी को हम कर्म कुंचन कहते हैं। इसी के कारण से भोजन नीचे जाता है। कहेगा सर हम जब भोजन करते हैं तो कहाँ ऐसे ऐसे होता है कम मात्रा में। हाँ, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। आप देखिएगा कोई सांप यदि मेढक को पकड़ेंगे ना, वो ऐसा नहीं कि सीधे पेट में कर लेते, वो ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे करते हैं, और उस क्रिया को आप कर्म कुंचन कहते हैं। आप देखे होंगे पेस्ट जो होता है जब उसका खत्म हो जाता है कुछ भाग, तो फिर दाब दाब करके आखिरी चरण पर रहते हैं, दाब दाब करके आगे पेस्ट को निकालते हैं। तो वह सब क्रिया कह सकते हैं एक तरह से कर्म कुंचन का उदाहरण है। तो कर्म कुंचन की क्रिया ग्रास नली में होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख गुहा से आ गया ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली से आ जाता है पेट में, जिसे हम अमाशय भी कहते हैं। यही है अमाशय या पेट। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के पेटों का आकार पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में इस तरह का होता है। अब इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, अमाशय अर्थात पेट को 3 भागों में बांटा है अध्ययन के लिए। कौन कौन सा? पहला है कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। अमाशय का पहला भाग कार्डियक है और अमाशय का मध्य भाग फुंडिक है, जबकि अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक है। यदि बात करें कार्डियक वाला भाग के बारे में, तो कार्डियक वाला भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण मुख्य रूप से होता है। हालांकि संपूर्ण पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन ज्यादातर वह कार्डियक वाला भाग में होता है। यहाँ पर जैसे कोई भोजन आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन में मिले जीवाणु को, जो जीवाणु मुख में नहीं मरा, पता है देखा को थेथर जीवाणु होता है जो मुख में मरबे नहीं करता है लार से, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को मारता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है, इसलिए इसे हम जीवाणुनाशी भी कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करता है। मुख्य रूप से भोजन को टुकड़ों में जो बांटा जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पेट में ही। उसके बाद दूसरा जो भाग है वह है फुंडिक। फुंडिक में इस तरह का आकार नुमा संरचना पाया जाता है या कांटे नुमा संरचना पाया जाता है, इसी को रूजी कहते हैं। कहिएगा सर इसका काम क्या है? देखिए, हम जो भोजन करते हैं वह भोजन डायरेक्ट चलते ना रह जाए, थोड़ा रुके, क्योंकि रुकेगा तो पचेगा, नहीं रुकेगा तो कहां से पचेगा, थोड़ा रुके, इसलिए इसमें रूजी पाया जाता है, कांटा नुमा संरचना होता है। यही जब हमें जोर से भूख लगता है तो गड़ता है, ऐसा लगता है कि ओ नो पेट में गड़ रहा है, तो यही रूजी चुभन देता है। आपसे पूछा जाएगा पेट में भूख लगने के बाद क्यों चुभन जैसा महसूस होता है, कहिएगा रूजी के कारण से। तो फुंडिक भाग में रूजी पाया जाता है जो कि कांटे नुमा संरचना होता है, वह भोजन को रोकता है और भोजन पेट में नहीं रहने पर चुभने लगता है। तो आप यह जान लिए होंगे, पहला भाग कार्डियक है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में स्थित जीवाणु को मारता है और भोजन को तोड़ने का काम करता है। दूसरा भाग फुंडिक है जिसमें रूजी पाया जाता है, वह कांटेनुमा संरचना होते हैं, यह भोजन को रोकने का काम करता है। तीसरा है पाइलोरिक, यह अमाशय का अंतिम भाग है और इस पाइलोरिक वाला भाग में जठर रस का निर्माण होता है। कहेगा सर जठर रस के बारे में थोड़ा बताइए। बता रहे हैं, देखिए, जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है। जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है, अर्थात यह अम्लीय होता है। HCl यह भी अम्लीय और जठर रस भी अम्लीय है। जठर रस में मुख्य रूप से पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। अभी नहीं सोचेगा पेप्सिन अलग है एंजाइम अलग है। आप यह बताइए, यदि आपसे कहे कि गेहूं अलग आटा अलग हो जाएगा क्या? नहीं, गेहूं के आटा को ही गेहूं के आटा कह रहे हैं। उसी तरह से
पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम है, इसलिए हम कहते हैं इसे पेप्सिन एंजाइम। और एक कौन सा, रेनिन एंजाइम। यह दोनों एंजाइम पाया जाता है जठर रस में। दोनों का काम अलग अलग है, पता है ना। हम दलहन पदार्थ जो खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का सीधे पाचन या अवशोषण नहीं होता है, प्रोटीन को यह पेप्सिन तोड़ करके बदल देता है पेप्टोन में। कहेगा सर पेप्टोन में बदलने से क्या फायदा। अच्छा आप यह बताइए, मार्केट गए हैं और वहां से 1 केजी भिंडी लाए हैं, क्या वही दाल भात के साथ मिला मिला खाइएगा। कहिएगा सर कैसा बात करते हैं, पहले उसको सब्जी बनाएंगे, सब्जी बना खाइएगा ना। क्यों, क्योंकि सब्जी नहीं बनाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा ना, भात में खाया जा सकता है बट अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से प्रोटीन का अवशोषण नहीं होता है, वह करता है या छोटी आंत अवशोषण पेप्टोन का। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। और शरीर में दूध का पाचन नहीं होता है, दही का पाचन होता है। कहेगा सर कैसे। आप देखिएगा किसी नन्हा सा बच्चे को यदि मां के द्वारा दूध पिलाया गया है, तुरंत इसे उसका पेट दाबिएगा तो दूध निकलेगा, लेकिन जब थोड़ा देर के बाद दाबिएगा वही दूध दही बन चुका रहता है। और उससे यह साबित होता है कि पेट में भले दूध जाता है लेकिन वह दही बन जाता है। दही इसलिए बनता है क्योंकि वहां दही का पाचन होगा, दूध का ना है। तो इसलिए दूध को दही में बदलने के लिए रहता है अंदर रेनिन एंजाइम। रेनिन वह एंजाइम है जो कि दूध को दही में बदल देता है। यह बात समझ में आ गया होगा। देखिए आहार नाल में आमाशय के बारे में चर्चा करें तो आमाशय में लगभग 2 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। कहेगा सर कैसे। देखिए खुद से सोचिए, 2 व्यक्ति है, दोनों की आयु बराबर है, दोनों बराबर दिन भर काम करने वाले हैं। एक व्यक्ति दिन भर पेट दाल भात सब्जी खाया और एक व्यक्ति भर पेट रोटी सब्जी खाया, तो बताइए किनका भोजन जल्दी पचेगा। कहेगा सर दाल भात सब्जी वाला के, क्योंकि हम जानते हैं कि भात जल्दी पच जाता है और रोटी जल्दी पचता नहीं है। अर्थात तो उसी तरह से आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, कुछ भोजन ऐसा होता है जो जल्दी पच जाता है तो वह 2 घंटा रहता है छोटी आंत में, और कुछ भोजन थोड़ा आराम से पचता है तो वह 5 घंटे के आसपास रह जाता है। हालांकि 3, 4, 5, 4 भी है, उसके बीच 3 भी है। तो आमाशय में लगभग 2 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय आहार नाल का तीसरा भाग है। पहला भाग आपका मुख गुहा था, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय। और आमाशय में जो भोजन आता है ना, इसे हम काइम कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम मुख में कुछ भोजन लिए हैं और उसको ऐसे उगल दिए तो वो बोलस कहलाता है, जबकि पेट से निकलेगा तो काइम कहलाता है। अब देखिएगा कहीं गाड़ी से लोग सफर कर रहे होते हैं, शायद आप देखे होंगे, अब मजा लगता है देखने में या सजा पता नहीं। आप देखिएगा गाड़ी पर कोई चलते चलते उल्टी कर देते हैं, हालांकि वह जानबूझ के नहीं करते, लेकिन फिर भी उल्टी जो होता है ना वह पेट से निकलता है, उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेट में जो भोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कहेगा काइम। अब आगे चलते हैं, पेट के बारे में चर्चा करें तो यह हमारा पेट है और इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूपों से आपको बताते हैं। पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण पेट करता है, HCl। यह इतना डेंजरस अम्ल होता है कि कच्चा मांस भी आप खाइएगा ना उसको सिझा करके खत्म कर देगा, यानी कि उसको भी तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बांट देगा। कहेगा सर जब यह मांस को तोड़ सकता है, बाहरी मांस को, तो फिर पेट को काहे गलाता है। पता है यह जो पेट है इसमें देखिएगा गौर से छोटे 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 ग्रंथि इसमें होते हैं। यह ग्रंथि श्लेष्मा या म्यूकस का निर्माण करता है। श्लेष्मा जिसमें कि म्यूकस या बलगम होता है, इसी का निर्माण करता है। और यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। और आपको पता होगा कि HCl अम्लीय होता है, और यह भी शायद हो सकता है पता होगा अम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो उदासीन हो जाता है। कहेगा सर नहीं जानते, समझाइए। देखिए आप एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और एक गिलास गर्म पानी लीजिए। एक गिलास में बहुत ठंडा पानी है और एक में बहुत गर्म पानी है, मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा न तो ज्यादा ठंडा रहे और न ही ज्यादा गर्म, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब अम्ल
क्षार से रिएक्शन करता है तो वह दोनों अपना पावर खो देता है, 0 लेवल का हो जाता है। तो उसी तरह से इसके यहाँ पर कह सकते हैं कि सेलेस्मो जो पाया जाता है वह अम्ल से अभिक्रिया करके निष्क्रिय बना देते हैं, जिसके कारण से मेरा पेट कभी गलता नहीं है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कोई पूछे ना हमारा पेट क्यों नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से नष्ट होता है, कहेगा सेलेस्मा जो कि म्यूकस या बलगम का निर्माण करते हैं, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उसे निष्क्रिय बना देते हैं और हमारा पेट नष्ट होने से बच जाता है। अब आगे देखिए, अभी हम आपको बताएं पाचन क्रिया शुरू मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आ जाता है, ग्रास नली से पेट में आता है, पेट से छोटी आंत में और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में। तो यहाँ पर देखिए मुख गुहा से भोजन आएगा ग्रास नली में, ग्रास नली से पेट और पेट से आ जाता है छोटी आंत, यह जो देख रहे हैं ना सी आकार का, यह छोटी आंत है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है। अब इसके बारे में समझाते हैं। देखिए आहार नाल के बारे में चर्चा करें। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से पेट में, पेट से फिर जाता है छोटी आंत में। यह छोटी आंत नहीं है, छोटी आंत यह वाला है। तो छोटी आंत के बारे में चर्चा करें, छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, पता है इसकी लंबाई हमारे शरीर में 6 से 7 मीटर होते हैं, 6 से 7 मीटर बोल रहे हैं। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होते हैं, जबकि चौड़ाई केवल 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर पता है लगभग इतना 1 मीटर होता है, इतना, और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा। तो इस तरह कर करके 6 से 7 बार नाप करके अनुभव कर सकते हैं कितना बड़ा होता होगा, जबकि 2.5 सेंटीमीटर मात्र इतना होता है। चौड़ाई बहुत कम होता है और लंबाई काफी ज्यादा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में चर्चा करें तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग लंबाई के होते हैं, और याद रखिएगा शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसमें लंबे लंबे छोटी आंत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे घास को पचाना होता है, घास में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए जानवरों में छोटी आंत लंबे लंबे होते हैं। जबकि मांसाहारी में सेल्यूलोज को पचाना नहीं पड़ता, क्योंकि मांसाहारी जो होते हैं वो घास भूसा नहीं खाते हैं, खैबो करते हैं सिझा करके। तो मांसाहारी में प्राय छोटे छोटी आंत पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। शाकाहारी में लंबी छोटी आंत होते हैं, मांसाहारी में थोड़ा छोटे। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होते हैं और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत में 2 से 6 घंटे तक भोजन रहता है। नॉर्मल भोजन है तो 2 घंटे, और बहुत हटीला भोजन है जो कि जल्दी पचता नहीं है तो फिर लगभग 6 घंटा मान लीजिए। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसकी लंबाई होता है 6 से 7 मीटर। इसी का विस्तार से थोड़ा और बता देते हैं। देखिए छोटी आंत के बारे में चर्चा करें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को ही ग्रहणी कहा जाता है। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था ग्रहणी किसका भाग है, तो कहिएगा छोटी आंत का, अर्थात ड्यूडेनम को कहते हैं। छोटी आंत का आकार सी जैसा होता है। किसके आकार का होता है? सी जैसा। देखिए इस तरह घोड़ा घोड़ा है ना सी जैसा, तो छोटी आंत का आकार सी के जैसा होता है। भोजन के पाचन की पूर्ण क्रिया छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में हम जो भी पौष्टिक आहार का सेवन किए हैं उसका अवशोषण होता है। यह देखिए उंगली जैसा संरचना होते हैं, इसे बिली कहते हैं। यहाँ पर बिली दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, अरे यार ध्यान दीजिए, यह जो देख रहे हैं यही बिली है। क्या है? बिली। ये जो देख रहे हैं ना यह बिली है। तो उंगली जैसा जो संरचना होते हैं देखने में उसे बिली कहते हैं। बिली ही इसमें पौष्टिक आहार भोजन में जो रहता है उसका अवशोषण करता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होते हैं, कहिएगा छोटी आंत में। कहाँ होते हैं? छोटी आंत में होते हैं, छोटी आंत में। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। छोटी आंत का आकार सी जैसा होता है, इसमें पाचन क्रिया पूर्ण होते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, अर्थात डी
जे आई, DJI, यहां से भी याद कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इससे आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत तक के बारे में चर्चा करें तो यहां पर थोड़ा सा पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको अच्छा समझा देंगे। देखिए यह छोटी आंत, पता है छोटी आंत में दो ग्रंथियों का नली आकर के मिले होते हैं। यह जो देख रहे हैं यह है यकृत या लीवर, और इधर है अग्नाशय। फिर से देखिए, यह यकृत या लीवर है और इधर होता है अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। यह दोनों मिला होता है छोटी आंत में। अब थोड़ा सा इसी के बारे में बताते हैं। तो देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इसी को हम घरेलू भाषा में कलेजी कहते हैं। अब देखिएगा कहीं खस्सी बकरी पटा कटेगा ना, उसमें कलेजी निकलता है, वही कलेजी होता है यकृत या लीवर। मनुष्य में लगभग यकृत का वजन 1.4 kg यानी कि लगभग 1400 ग्राम के आसपास होते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 1.5 से 2 kg भी पढ़ने के लिए मिल सकता है। अब बच्चा है तो उसमें 1.5 किलो या 1400 ग्राम भी नहीं होगा, छोटा होगा। यकृत के बारे में चर्चा करें तो यकृत 4 चीजों का निर्माण करता है मुख्य रूप से, पित्त, फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन और एक बिलिरुबिन। अब बारी बारी से इसका काम सुनिए। बिलिरुबिन तो शायद हो सकता है जानते होंगे या नहीं, हम जो रंग बिरंगे खाना खाते हैं और वह अंतिम में जो पीला बनता है इसी के कारण से, बिलिरुबिन के कारण से। बिलिरुबिन का निर्माण यकृत करता है और यही बिलिरुबिन भोजन में मिल करके उसे पीला कर देता है। दाल भात सब्जी हरा पीला विभिन्न प्रकार का खाए ना, उसे पीला ही बनाएगा और बनाने में सहयोग करता है कौन? बिलिरुबिन। तो यह बस समझ में आ गया, बिलिरुबिन का काम है भोजन को पीला कर देना। और पित्त के बारे में चर्चा करें तो पित्त का pH मान 7.7 होता है। इसमें 85% जल होता है। कि सर पित्त का जरूरत क्या था? पता है, छोटी आंत जो था ये इतना भोला भला कहिए या टेढ़ा है, इसका कहना है कि हम भोजन नहीं पचाएंगे यदि अम्लीय होगा। और आपको बताए थे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किस रस का? जठर रस का। यह अम्लीय होता है और यहाँ पर भोजन को अम्लीय कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना नौटंकीबाज है, इनका कहना है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, भेजेगा तो छोड़ देंगे। जिसके कारण से, ऐसे आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, जिसके कारण से यकृत पित्त का निर्माण करता है। पित्त क्षारीय द्रव है, इसमें 85% जल होता है और बाकी बाद शेष और अन्य पदार्थ होते हैं। यह क्षारीय द्रव है, इसका रंग पीले हरे रंग के होते हैं। यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और क्षारीय भोजन ही छोटी आंत पचाता है। जैसे यह क्षारीय बना देता है तब छोटी आंत खुश होकर के कहता है हाँ अब हम पाचन करेंगे। यदि हम फाइब्रिनोजेन के बारे में चर्चा करें तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत करता है। यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। कि अगर सर रक्त को थक्का बनने में मदद करने से क्या फायदा? देखिए, आपका यदि यह भाग कट जाए और खून चलते रहे, नहीं जमेगा तो थोड़ा ना रुकेगा, जमता है यहाँ पर कटा थोड़ा सा ना, जमेगा खून तब रुकता है बाहर में। तो अब जम्बे नहीं करेगा तो कभी रुकेगा क्या? नहीं। इसलिए फाइब्रिनोजेन का होना बहुत आवश्यक है। फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जबकि हिपेरिन नामक वह प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर जमने से रोकता है। सोचिए, शरीर के अंदर, बाहर जम गया तो खून रुकेगा, लेकिन सब अंदरे जम जाए तब तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो शरीर के अंदर रक्त ना जमे, इस बातों को ध्यान में रखते हैं हिपेरिन नामक प्रोटीन। तो यह बातें आपको समझ में आ गया होगा। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत या लीवर है। यकृत या लीवर पित्त का निर्माण मुख्य रूप से करता है। पित्त का pH मान 7.7 होता है और पित्त जमा होता है, यहाँ पर देखिए शायद दिख रहा होगा थोड़ा, पित्ताशय में। पित्त आशय
पित्त के आशय, पित्त जहां रहते हैं उसी को कहते हैं पित्ताशय। पित्त का निर्माण करता है यकृत, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। अब इससे आगे देखिए, यही है कलेजी जिसे हम यकृत या लीवर कहते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है अग्नाशय। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। वही अग्नाशय जो अग्नाशयी रस का निर्माण करते हैं। अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। यह रस भोजन को पूरा तरह से पचा देते हैं, इसलिए हम इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें 9.8% ही जल होते हैं, बाकी बात शेष लवण और एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज, यदि इनके बारे में चर्चा करें तो इनका वजन अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होते हैं। यदि थोड़ा छोटे कद के हैं तो 60-70 ग्राम हो सकते हैं, और यदि बड़े हैं तो 90-91 ग्राम इस तरह से होते हैं, कि 70 से 100 ग्राम तक के कह सकते हैं होते हैं अग्नाशय। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छोटी आंत से भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, पाचन क्रिया पूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ गिल्ला रहता है, बहुत गीला रहता है। तो यह जो देख रहे हैं ना बड़ी आंत, ऐसे यहाँ पर एक बेकार की नली या अपसेसी अंग होते हैं जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसका शरीर में लगभग कोई कार्य नहीं होता है। यह जो देख रहे हैं यह है बड़ी आंत, साइड साइड जो चला है। वो पचा भोजन जिसका पाचन छोटी आंत नहीं कर पाता है, जो कि बहुत गीला होता है, उससे जल का अवशोषण बड़ी आंत या बृहदान्त्र करता है। पता है, यह जल का अवशोषण करता है, इसलिए हम जब भी शौचालय जाते हैं तो यह प्राप्त करते हैं या फिर देखते हैं कि मल जो निकला है वह ठोस है। पता है, यह जब पानी सोखना छोड़ देता है ना, जिसके कारण धर धर फर फर की आवाजें होने लगता है, और वह मतलब सूखा नहीं, थोड़ा ठोस नहीं निकलता है, गीला जैसा निकलने लगता है। खैर, बड़ी आंत को बृहदान्त्र कहते हैं। यह 4 भागों में बटा है, हालांकि मुख्य रूप से 2 ही भाग इसमें है, यह दोनों कोलन और मलाशय। लेकिन 4 कुल भागों के बारे में बोले कोई कहेगा 4 भाग होते हैं। सीकम जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के जोड़ को कहते हैं, और गुदा जो कि यहाँ जहां पर कि भोजन को दखता है ना, बेकार का भोजन सुबह शाम शौचालय में, उसे गुदा कहते हैं। गुदा में कभी कभी घाव हो जाता है और उसी को हम बवासीर कहते हैं। तो गुदा और सीकम या नहीं भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे यदि कोई पूछे कि बड़ी आंत कितने भागों में बटे हैं, तो कहेगा 4 भाग, जिसमें है सीकम, कोलन, मलाशय, गुदा, और इसमें मुख्य रूप से है कोलन और मलाशय। अपचे भोजन से जल और लवणों का अवशोषण यही बड़ी आंत करता है। मल को बाहर निकालने का काम यह गुदा करता है, जबकि वो निश्चित समय तक जमा होता है मलाशय में। पता है, ज्यादा देर तक यदि हम लोग भोजन को रख लेते हैं ना, अपचा भोजन को इसमें, तो फिर बहुत बल लगाना पड़ता है। तो बस एक बार फिर से देख लीजिए, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से हुआ, और मुख गुहा से भोजन आ जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और यह जो देख रहे हैं यह क्या है? यकृत या लीवर है, और छोटा सा जो देख रहे हैं यही है, वह क्या कहते हैं? पित्ताशय। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके उनको भी देखने का एक बार मौका दीजिएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।